सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभ्यर्थी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। हम क्लास को फिलहाल आगे बढ़ाएंगे। आज हम संविधान के कक्षा की कड़ी में मूल कर्तव्य के चैप्टर पर हैं। एक बार मैं फिर से संविधान के रणनीति की चर्चा कर देता हूं कि संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण था। जैसे इतिहास में आपने देखा कि इतिहास के 3 खंड थे और तीनों खंड में कमोबेश आपने महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन कर लिया। और वेटेज के दृष्टिकोण से आपने देखा कि आधुनिक भारत का सबसे अधिक महत्व है किसी भी परीक्षा में। उसके बाद प्राचीन भारत का स्थान आता है, उसके बाद मध्य भारत का स्थान आता है। जब हम संविधान की कड़ी में चर्चा करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि वैसे तो संविधान में कुल मिलाकर 12 अध्याय हो सकते हैं, लेकिन जो शुरू के 8 चैप्टर्स हैं उनकी महत्ता आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उल्लेखनीय है। क्योंकि जो शुरू के 8 चैप्टर हैं, यदि बीपीएससी को ले लें तो यदि 10 प्रश्न पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसमें से 6 प्रश्न शुरू के 8 अध्याय से चले आते हैं। यानी शुरू के 8 अध्याय को यदि आप मास्टरी कर लेते हैं तो आप अच्छी स्थिति में होते हैं। और आज हम उस कड़ी का 8वां अध्याय देखने वाले हैं, मूल कर्तव्य। और उसके बाद जो खंड बी मैंने लिखवाया था, जिसमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, पंचायती राज, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, जो कुछ और जैसे क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग इत्यादि, तो इस सब को मिलाकर 4 प्रश्न आने की संभावना होती है। तो आज हम खंड ए के अंतिम चैप्टर में हैं, जिसका नाम है मूल कर्तव्य। अपने अपने कॉपी में हेडिंग बना लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, अध्याय 8 तो हेडिंग बना लीजिए। यहीं से आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। सिलेबस की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि सिलेबस ठीक से पता हो तो यह पता रहता है कि किस सेक्शन में कितना मेहनत करना है। मूल कर्तव्य शुरू होगा आज से। इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन इसको समाप्त करके ही जाएंगे। आज के बाद जो कक्षा होगी उस कक्षा में पार्ट बी को आगे बढ़ाएंगे। बी थोड़ा सा विशाल है, लेकिन विशाल होने के बावजूद बहुत आसान है। उसमें समझने लायक ज्यादा चीजें हैं, याद करने लायक कम चीजें हैं। यहां तक याद करने लायक बहुत सारी चीजें थी। यदि कोई अच्छा विद्यार्थी होगा तो शुरू के 8 चैप्टर को जिह्वाग्र पर याद रखेगा, यह शर्त होती है। क्योंकि इस 8 में संविधान की मूल भावनाएं निहित है। इसके बाद एप्लीकेशन है कि संविधान काम कैसे करेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे चर्चा की कड़ी में। मौलिक कर्तव्य क्या है, इसकी क्या महत्ता है। तो चर्चा की कड़ी में आपने कई बार देखा कि संविधान का भाग 4 क सबको याद भी होगा। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा है, मूल कर्तव्य की चर्चा है। आरंभ में इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में कितनी है? 11 है। मैं लिख देता हूं, अभी आप लोग नहीं लिखेंगे, लिखवा देंगे। आरंभ में इसकी संख्या 10 थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। और कहां से, कोई बताएंगे कहां से लिया है? वेरी गुड। उसको सोवियत संघ कह दीजिए। उस समय सोवियत संघ था जब हमने लिया था। यूएसएसआर कह सकते हैं, ठीक है। सोवियत संघ, जिसको आज के समय में रूस कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में, 1 साल पहले। और सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। इसको याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे। मुख्य बातों में आते हैं।
तो हमने देखा कि जब जैसे भाग एक को देखते हैं, तो भाग एक में संघराज्य क्षेत्र है 1 से 4 तक। आपने उसको बखूबी देख लिया था, पार्लिया संसद के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं वहां पर। भाग 2 में नागरिकता है, वहां भी संसद के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार है। 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 के तहत संशोधन को 368 का संशोधन नहीं माना जाएगा। इस सबको हमने देख लिया था। 14 से सबको याद हो गया होगा यदि थोड़ा भी प्रैक्टिस आपने किया होगा। 14 में विधि के समक्ष समानता से लेकर और 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक आपको याद हो जाना चाहिए। उसमें हर एक पॉइंट, हर के अपवाद जो भी हैं वो याद होने चाहिए। रिगार्डिंग कोई केस है जैसे मिनर्वा मिल्स है, या मान लीजिए बीच में हमने पंजाब राज्य के केस को भी देखा था, केरला के मामले को देखा था, सभी मामलों पर ध्यान बनाए रखिए। तो इस सब से उबरते हुए हम संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में आ गए थे, और भाग 4 में 36 से 51 तक का हमने अध्ययन किया था। उसमें भी 3 प्रकार के तत्व थे, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। आर्टिकल से ही पता चल जाता है कि कौन किस श्रेणी का है। यह भी याद रखना है कि 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार है। यह सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात यह आती है कि केवल अधिकार ही दिया जाए या जनता से, नागरिकों से राज्य कुछ अपेक्षा भी करता है। तो निश्चित रूप से राज्य कुछ अपेक्षा भी करता है, और जाहिर सी बात है कि जब भाग 4 में है तो यानी क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का ही एक छोटा सा हिस्सा है मूल कर्तव्य। तो ये न्यायालय में क्या है, प्रवर्तनीय है कि नहीं है? न्यायालय इसको लागू करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है? नहीं करवा सकती है। केवल सलाह दिया जा सकता है कि हर एक नागरिक इसको फॉलो करें। आप किसी पर इस बाबत केस नहीं कर सकते कि वह मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। एक सलाह दे सकते हैं कि कीजिए, एक अच्छे नागरिक होने के नाते। जैसे जो डीपीएसपी था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं थे। यानी कोर्ट सिर्फ राज्य को सलाह दे सकता है कि आपको इस रास्ते पर चलना चाहिए। राज्य अपनी क्षमता के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से रास्ता चुनेगा। यूसीसी अभी काफी चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, गोवा और उत्तराखंड ध्यान रखना है। इसमें आते हैं तो सबसे पहली बात आपने समझ ली कि भाग 4 का 51 क में है। आरंभ में 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के बाद 2002 में शिक्षा का अधिकार जुड़ गया, सबको लिखवा दिए थे, याद होगा। 86वां संशोधन 2002 में क्या हुआ था, कौन बताएंगे? नहीं नहीं, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला था। तो उस अधिकार को यहां भी ऐड कर दिया गया। शिक्षा की चर्चा 3 जगहों पर है। आर्टिकल 21 क में है, ऐड किया गया है। आर्टिकल 45 में है, और मूल कर्तव्य के 11वें कर्तव्य में है, जो लास्ट में जुड़ा था। इस सब को ध्यान रखेंगे, और यह भी ध्यान रखेंगे कि यह जो 11वां जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 86वें संशोधन में, और इसके पहले जो 10 मूल कर्तव्य थे वो एडेड हैं संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय में वहां ये 10 ऐड किए गए थे। इसीलिए इंदिरा गांधी के समय जो संशोधन हुआ उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। कई बड़े बड़े कार्य उसमें हुए, प्रस्तावना तक में संशोधन हुआ था। तो सभी बातें लिखवा देंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम कर्तव्य की बात कर रहे थे, तो कर्तव्य इसीलिए दिया जाता है कि एक नागरिक यह भी समझे कि अधिकार के बदले में उसको कुछ करना भी है। और ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि यदि ऐसा न हो तो फिर उसे निरंकुश मूल अधिकार कहा जाएगा। बिना कर्तव्य के अधिकार को क्या कहा जाएगा? निरंकुश मूल अधिकार। एक पीपीटी है जो मैं आप सब तक शेयर कर देता हूं, इसको एक बार देख लेना चाहिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसको थोड़ा ध्यान से देखते रहेंगे। हमारे समक्ष मूल कर्तव्य का एक चैप्टर है। एक बार इसको यदि पूरा देख लीजिएगा तो इस क्लास को समाप्त मान सकते हैं। 10-15 बातें लिखवा देंगे, खत्म हो जाएगा, और पार्ट ए आज समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, शब्दों पर ध्यान देना है।
ये मेंस लिखने में बहुत काम आ सकता है। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इसको ध्यान ध्यान रखना है। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। दोनों वर्ड देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। मतलब कि अधिकार विहीन, बिना अधिकार दिए गए यदि किसी को कर्तव्य दीजिएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अब बिना कर्तव्य के यदि अधिकार दे देंगे तो निरंकुशता आ जाएगी। नागरिक यह समझ बैठेगा कि राज्य डरा हुआ है, डर के मारे सब कुछ दे रहा है। जैसे अभी बिहार में हो रहा है, अभी आप देखिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में जो आगामी चुनाव है उसको लेकर जो सत्ता पक्ष के द्वारा जो किया गया है प्रयास, उस प्रयास को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि डर के मारे क्या हो रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? पेंशन बढ़ा दिया, ढेर सारी स्कीम चला दी। तो इसी तरह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कर्तव्य नहीं दिया गया और केवल अधिकार दिया गया, तो नागरिक के अंदर में अहम की भावना आ सकती है। तो बैलेंस करने के लिए कर्तव्य भी रखा जाता है कि इस ड्यूटीज के बदले में आपको मूल अधिकार दिए जाते हैं। अगले पॉइंट में चलते हैं। यदि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का ख्याल रखे। यदि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्यारी है तो यह आवश्यक है कि उसमें दूसरों के अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति क्या हो, धैर्य और सहिष्णुता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति यह सोच ले कि आजादी उसी को मिली है। जैसे सड़क का उदाहरण मैं कई बार देता हूं, तो किसी को लग सकता है कि घूमने की आजादी है, रेड लाइट तोड़ के निकल जाएगा। इससे क्या होगा, दूसरे की आजादी प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, आप ट्रेनों में इस चीज को बहुत गहराई से देख सकते हैं। एक ऐसा जमात हर समय ट्रेन में बैठ जाता है जो दूसरों के सीट पर जाकर बैठ जाता है, और अक्सर इस दिशा में आपको लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। तो जो दूसरों की सीट पर बैठता है वो यह मानकर चलता है कि आजादी केवल अनुच्छेद 19 में उसी व्यक्ति के लिए डिजाइन की गई थी। जो सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए डिलीटेड है अनुच्छेद 19, उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो इससे बचाव करना है। यानी संविधान ये कहता है यदि आपको स्वतंत्रता मिलती है, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा चाहते हैं, तो दूसरों की आजादी का महत्व भी समझना पड़ेगा, और इसीलिए कर्तव्य की अवधारणा भी आती है। ठीक है, आगे है। रोचक बात यह है कि विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। उनमें केवल मूल अधिकारों की घोषणा की गई है, जैसे अमेरिकी संविधान। ध्यान रखिएगा, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का संविधान है, उसमें केवल क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, कर्तव्य की बात नहीं कही गई है। ठीक है, कुछ साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों की घोषणा करने की परंपरा दिखाई पड़ती है। भूतपूर्व सोवियत संघ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और यहीं से हमने भी क्या किया है, मूल कर्तव्य को अडॉप्ट किया है। यहीं से हमने प्राप्त किया है, रूस से प्राप्त किया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से ही प्रभावित हैं। यह सबको याद हो गया होगा। यूएसएसआर से प्रभावित है, अभी हमने लिखा भी था बोर्ड पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, करना पड़ेगा इसे चेंज। आगे चलते हैं। कई बार फंक्शंस में भूल जाता हूं, ढेर सारे फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं। इतिहास को देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का इतिहास कहां से आता है। भारतीय संविधान में आरंभ में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, वस्तुतः शामिल नहीं थे। देखिए, जिसमें एबीसीडी जुड़ गया या कखा गघा जुड़ गया, तो ध्यान रखिएगा वो मूल संविधान में नहीं था, वो बाद में आके जुड़ा है। तो अभी मैंने चर्चा भी की कि भाग 4 क जब भी बना तो एक नया भाग भी बन गया, और 51 क जब बना तो एक नया अनुच्छेद भी बन गया। उसमें पहले स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य 42 संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय ऐड हुए थे, और अगला 86वां संविधान संशोधन 2011 में 2002 में 11वां कर्तव्य ऐड हुआ 2002 में। इसको याद रखना है। इसमें वही लिखा है कि पहले शामिल नहीं थे। इंदिरा गांधी के समय में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने सुझाव दिया कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी समावेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग केवल अधिकार पर बल देते हैं, कर्तव्य पर बल नहीं देते। ध्यान रखिएगा, यदि आज भी सरकार को ऐसा लगेगा, संसद को ऐसा लगेगा कि
कि मूल कर्तव्य को क्या किया जाए, न्यायालय के द्वारा फोर्सेबल बना दिया जाए, लागू करने की शक्ति कोर्ट को दे दी जाए, तो देश में स्थिति सहज नहीं होगी, गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। एक ऐसा भी जमात होगा इस देश में जो मूल कर्तव्य की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होगा। नहीं हो सकता है? हो सकता है। एक वर्ग होगा जो कहेगा कि हम देश में आस्था ही नहीं रखते हैं, हमारी आस्था विदेशों में है। ऐसा भी एक वर्ग हो सकता है। तो इसीलिए वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सरकार भी फिलहाल इसको लागू नहीं करना चाहती है। एक कॉमन सिविल कोड हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही चर्चा शुरू करते हैं तो जो सत्ता का पक्ष होता है उसको इस बात का पूरा भय होता है कि डेमोग्राफी को देखकर इस पक्ष को उठाया जाए कि कहाँ की आबादी कितनी है और किस समुदाय के कितने लोग रहते हैं। यह बहुत मायने रखने लगता है। अंततः मुझे लगता है कि जब देश की स्थिति विकट होगी तो सुप्रीम कोर्ट को ही यह डिसीजन भी लेना पड़ेगा आगे चलकर। फिलहाल यह भविष्य के गर्भ में है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ये पॉइंट मैंने चर्चा कर दिया है, ये आप जान चुके हैं। एक बार ये देख लीजिए कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। जनरली यदि कोई पीसीएस या आईएएस का इंटरव्यू देता है जनरली, तो इस बात की संभावना रहती है कि संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और जो इस तरह की कुछ बेसिक चीजें हैं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान वगैरह, इस सब में से कोई एक प्रश्न आने की बहुत संभावना होती है। इसीलिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो 11 मूल कर्तव्य को मोटा मोटी याद रखिए। पूरा याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुख्य बातों को जरूर याद रखिए। उसमें कम से कम 5-7 बातें आप सुनाने की स्थिति में हो। वैसे एक बात ध्यान रखना है, जितने भी अच्छे कार्य हैं भारत के लिए हो सकते हैं, वो सब अच्छे कार्य मूल कर्तव्य हैं। अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा। मूल अधिकार तो याद होना ही चाहिए। जनगण मन सबको याद है, वंदे मातरम सबको याद है। प्रस्तावना यदि किसी को याद ना भी हो तो 1-2 बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। उसको जरूर देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है। तो 11 मूल कर्तव्य हैं, वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब देखिए मैंने कहा भी था कि जितनी बेहतर बातें हो सकती है वो सब इसमें आ जाएंगी। तो पहला क्या हो गया, संवैधानिक चीजों का आदर करना, पहला हो गया। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी जो इतिहास है हमारा आजादी का, उसमें जिन लोगों का योगदान है उस योगदान को हृदय में रखना है। और शायद इसी को पुनर्स्मरणित करने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन इतनी बड़ी तैयारी की जाती है। इसका एकमात्र मकसद यही है कि अपने इतिहास को पुनर्जीवित रख सकें और प्रेरणा ले सकें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ध्यान रखना है देश। अब देखिए ये तीसरा पॉइंट ऐसा मैंने क्या कहा कि यदि पूरे देश में इसको फोर्सेबल बना दिया जाए तो क्या होगा, होम वॉर की स्थिति आ जाएगी, गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। 1-2 ऐसा तबका हो सकता है जो कहेगा नहीं, हम इस देश को अखंड देखना नहीं चाहते। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो हो भी सकता है, जो देश के सामने चुनौती है। मैं तो कहता हूं कि अभी जो सेंसस का भारत सरकार का वो आया है, सर्कुलर आया हुआ है, उस सर्कुलर के हिसाब से जब जनगणना होती है 2011 के बाद की जनगणना, जो 2021 की मानी जाएगी, वैसे अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, उस जनगणना में जब रिपोर्ट सामने आएंगे उसके बाद यूसीसी और कुछ और बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा भारत की स्थिति को देखकर। आगे चलते हैं। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ध्यान रखिएगा, मतलब जब भी कभी बुलाया जाए तो देश सेवा में तत्पर हो जाना है, यह मूल कर्तव्य कहता है। अब आपका प्रश्न होगा कि यदि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आई कि देश पर संकट आ गया और हम नहीं गए, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहां पर कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन यह एक एडवाइजरी है, सलाह है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। नेक्स्ट, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है कि जो झील हैं, वन हैं, वन्य जीव हैं, नदियां हैं, जो नेचुरल चीजें हैं,
उसकी रक्षा की जानी चाहिए, ये भी इसमें शामिल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब देखिए, हिंसा से दूर रहें, है कि नहीं है? सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें। लोग क्या कर रहे हैं? लोग सार्वजनिक संपत्तियों पर जाकर पीक थूक थूक कर आते हैं। ठीक है, राज्यों की स्थिति इस मामले में बेहद खराब है। केंद्र सरकार के अंदर चीजें हैं, उसमें आजकल सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, तो व्यक्ति थोड़ा डरता भी है। अन्यथा जहां भी लोगों को ऐसा लगता है कि यहां पर कोई नहीं देख रहा है, वहां वो सब हरकत करके आएंगे जो नहीं करना चाहिए। जहां तक हिंसा की बात है, तो हिंसा करने में भारत क्या है? मीडियोकर कंट्रीज में है, यानी अच्छी स्थिति में नहीं है। भारत की रैंकिंग बहुत ही खराब है हिंसा में, खास करके वर्तमान दौर में और भी अधिक। जबकि कर्तव्य सीधा कहता है कि नहीं करना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जैसे खेल के क्षेत्र में, या मानव सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर सामाजिक निर्माण के क्षेत्र में आप प्रयास कर सकते हैं। इसमें केंद्र भी, राज्य भी आपका सहयोग करेगा, सरकार भी सहयोग करेगी। उसके बाद है, जो माता पिता या संरक्षक हों, वो 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। अब चूंकि यहां पर मूल कर्तव्य में भी डाल दिया और अधिकार में भी इसको डाल दिया, ध्यान रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा मूल कर्तव्य है जो मूल अधिकार भी है। और मूल अधिकार क्यों बना दिया? क्योंकि निर्माताओं को पता था कि केवल कर्तव्य में रहने से यह ग्राउंड लेवल पर लोगों को नहीं मिल पाएगा, कानून का समान संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो कानून का संरक्षण कहां हो सकता है? 12 से 35 के बीच हो सकता है, तो वहां भी 21 का में ऐड कर दिया। नीति निर्देशक तत्वों में भी ऐड कर दिया, वहां भी फोर्सेबल नहीं है, वहां तक भी ऐड करने से लाभ नहीं मिलता है इसका। 21 क में जब से डाल दिया है तब से लाभ मिल रहा है। अब यदि ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति मुकदमा कर सकता है उस पर, यह फोर्सेबल है। और इसीलिए आप देखिएगा कि 6 से 14 के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बड़ा बजट लाती है हर साल। केवीएस की स्थापना, नवोदय विद्यालय की स्थापना, आर्मी स्कूल्स की स्थापना, या फिर पीएमश्री विद्यालय की स्थापना, ये सब इस दिशा के बड़े प्रयास हैं, नेतरहाट वगैरह। आगे चलते हैं, इसको यहां मैंने साइड में इंगित कर दिया है, इसको देख लिया जाए कि 2002 में 86वां संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को ऐड किया गया, ये सबको याद रखना है। अब प्रश्न उठता है कि जब मूल कर्तव्य कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो इस कंडीशन में इसका क्या फायदा है? तब तो यह मजाक हो गया, लिख के छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि भारत जैसे देश में 1% पढ़े लिखे लोग होंगे, 1% मैंने बहुत कह दिया, 1% से भी कम लोग होंगे जो स्वेच्छा से इन बातों को फॉलो करेंगे, जो इस देश की ग्राउंड लेवल की स्थिति है। तब तो यह मजाक हो जाएगा कि 99% लोग इस बात को मानते रहेंगे कि अरे इसको फॉलो करें चाहे ना करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ, इसको देख लीजिए। भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री JS वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों के प्रचालन पर विचार करने के लिए एक समिति की गठन की गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इस समिति ने 1999 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। अब देखिए, बहुत अच्छे सुझाव थे। क्या क्या सुझाव दिया? पहला, सबसे पहली बात कही कि 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए। इसको हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए। ठीक है, और उसमें क्या कहा, 3 जनवरी की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ था, जिसमें मूल कर्तव्य भी थे। ये क्लियर है, ये पॉइंट 3 जनवरी सबको याद रहेगा, इसकी अनुशंसा की गई थी। उसके बाद मूल कर्तव्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम और अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो अभी आप देखेंगे कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें सोशल साइंस की बुक में जैसे 6 to 8 में चलती है लोकतांत्रिक राजनीति, 6 to 8 में चलती है सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1, 2 और 3, और 9th और 10th में चलता है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 और 2। पांचों किताब में और +2 की किताबों तक में मूल कर्तव्य को ऐड किया गया है।
प्रस्तावना को पहले पेज के बाद वाला जो पेज होता है उसमें सरकारी किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कितने लोगों ने देखा है आप में से? हैंड रेज करें। वेरी गुड। उसको जरूर देखिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहां से वो लाइन शुरू होता है और आत्मार्पित करते हैं पर समाप्त होता है। वो लिखा हुआ है किताब के चैप्टर्स में, इसकी पूरी व्याख्या की गई है, सारी बातें दी गई है ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि यह क्या था, कोई भूल न सके इसे। उसके बाद क्या किया गया? सभी सरकारी कार्यालय में, सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड, विज्ञापन आदि के माध्यम से इसका प्रचार किया जाना, यह भी एक तरीका है। मीडिया को लगातार ऐसे संदेश और कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिए जिनसे मूल कर्तव्य के संबंध में जागृति और चेतना का प्रसार हो। मीडिया को ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करना चाहिए जो जनता को उत्तेजित करते हों और मूल कर्तव्यों से विचलित करते हों। ध्यान रखिएगा इसको। मीडिया कोई ऐसी चीज नहीं दिखा सकती है जिससे जनमानस में उत्तेजना आ जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए। पूरा कोशिश यही है कि न्यूट्रलिटी को बढ़ावा दिया जाए, निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जाए। यह सरकार का अभी तक का प्रयास है। आगे चलते हैं। वर्मा समिति का यह भी सुझाव था कि मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता पर बल दिया जाना चाहिए। अब देखिए वो शब्द आ ही गया लास्ट में कि कोर्ट इसको फोर्सफुली लागू करवाए, वर्मा समिति ने कह दिया था। क्योंकि जब भी कोई कमेटी बनती है तो कमेटी में लगभग जो सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं अथवा जो विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रोफेसर्स होते हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स होते हैं, खास करके डीयू के, बीएचयू स्तर के विश्वविद्यालयों के, या इस स्तर के और भी फील्ड से जो स्टार लोग होते हैं, अपने फील्ड में चमकते सितारे होते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनको देश विदेश का पूर्ण अनुभव हो। तो भारत की स्थिति तो ऐसी है कि इस देश में यदि थाना न हो तो 5 दिन के अंदर में क्या होगा, 10,000 विवाद खड़े हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है। यदि इस देश में ताला न बना होता तो किसी का घर सुरक्षित नहीं बचता। ताला उद्योग इसीलिए चलता है कि समाज में चोर या डकैत बैठे हुए हैं, भरा हुआ है। वरना आदिवासियों के समाज में, जो भोटिया का समाज होता है, ऐसे समाजों में ताला है ही नहीं, घर सब खुला छोड़ के चले जाते हैं, किसी घर में चोरी नहीं होती है। तो इस सब चीजों से यह सीख मिलती है कि भारत में जो सोसाइटी का स्तर है उसमें जब तक न्याय को या किसी व्यवस्था को प्रवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी, कोई नहीं मानेगा। तो इस समिति ने यह प्रस्ताव दिया था, इसको कोर्ट से फोर्सफुल बनाया जाए, प्रवर्तनीय बनाया जाए। इसके बाद भी सही बात यह है कि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन करने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हुआ। तथ्य यही है कि जब तक देश के लोगों में राजनीतिक जागरूकता और कर्तव्य निर्वाह की चेतना विकसित न हो, तब तक मूल कर्तव्यों को लागू कराने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। ये लाइन तो ऐसे लिखा हुआ है, सीधा मतलब ये समझिए होता क्या है ग्राउंड लेवल पर। ये सब तो मन बहलाने वाली पंक्तियां हैं। यदि मूल कर्तव्य को लागू कर देंगे, करने वालों ने, समिति ने तो रिपोर्ट दे दिया, वर्मा समिति ने, लेकिन जो सरकार थी 1999 की राजनीति क्या थी? अस्थिर राजनीति थी। उस समय में ये पता नहीं था कि अगला सरकार किसका बनेगा और जो वर्तमान सरकार है वो रहेगी या नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थितियों में इतने बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। इतने बड़े फैसले उसी सरकार में हो सकते हैं जिस सरकार के पास पूर्ण बहुमत हो, किसी दूसरे पार्टी पर, दल पर डिपेंडेंसी ना हो उसकी। आज के समय में यह संभव है, आज हो सकता है वर्तमान स्थितियों में। तो उस समय इसको टाल दिया गया क्योंकि इसको लागू करने से क्या था, गृह युद्ध का खतरा हो सकता था। इसमें कई क्लॉज ऐसे जोड़े हुए हैं जिस क्लॉज को कोई ना कोई समुदाय नहीं मानता। वो कहता कि हम देश छोड़कर जा सकते हैं लेकिन इसको नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए एक लाइन ये बता दिया गया कि जब तक जनता में चेतना नहीं आ जाती है तब तक लाठी से पीट कर मूल कर्तव्यों को लागू करवाना क्या है, उचित नहीं है। अलग बात है कि अंग्रेजी शासन होता देश में तो लागू करवा लिया होता। उनके पास क्या थी, उनके पास वोट से कोई मतलब नहीं था। सीधा था कि ब्रिटिश क्राउन का शासन रहेगा, वहां पर जनता से कोई मतलब नहीं था, तो जो चाहते वो लागू करवा सकते थे। अभी है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता से प्रत्यक्ष मतलब है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। आगे चलते हैं। मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता, इनफोर्सेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको समझिए।
ध्यान से समझेंगे ये क्या है। सामान्य धारणा यह है कि मूल कर्तव्य न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते, अर्थात कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्य का पालन न करे तो न्यायालय के द्वारा नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से मूल कर्तव्य भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भांति ही है, क्योंकि वैसा ही है, भाग 4 में है तो उसी तरह बिहेव करेगा। आगे है, जिस तरह से राज्य को न्यायालय में इस बात के लिए प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि वह नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है, वैसे ही किसी नागरिक को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या दंडित नहीं किया जा सकता कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने व्यंग्य करते हुए कहा कि मूल कर्तव्य क्या है? संविधान की निरर्थक घोषणाएं हैं। मतलब कुछ नहीं दिमाग में आया तो कुछ बना दिया। कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा। एक बात ध्यान रखना है, सरकार चाहे जिस पॉलिसी पर काम करे, एक वर्ग सदैव विद्वानों का वर्ग होता है, जिसको ठीक नहीं लगता है तो हर चीज की आलोचना में कुछ ना कुछ लिख देता है। जैसे हरिशंकर परसाई ने लिखा हुआ है कि ठुरता हुआ गणतंत्र। क्या लिखा है कि हर एक साल स्वतंत्रता दिवस भींगता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? देश की चरमराई हुई व्यवस्था को इन्होंने एम किया है, लक्ष्य बनाया है, समाजवाद को लक्ष्य बनाया है। इस वक्त पढ़िएगा कभी उसके विषय में। उसी तरह से विद्वानों ने कुछ बातें कही है, और क्या कही है इसके बारे में? निरर्थक घोषणाएं मात्र हैं। किंतु स्थिति ऐसी नहीं है। यदि अनुच्छेद 37 और 51 क में तुलना करें तो साफ दिखाई देता है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों के अप्रवर्तनीय होने की बात साफ तौर पर कही गई है, वहीं 51 क में ऐसी कोई बात वर्णित नहीं है। न्यायमूर्ति श्री वेंकट चेलैया ने एक मामले में यह स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि संविधान यदि मूल कर्तव्यों को प्रवर्तनीय घोषित नहीं करता तो वह उन्हें अप्रवर्तनीय भी घोषित नहीं कर सकता। अब इसको ध्यान से सुनना है। जैसे आर्टिकल 37 में क्या लिखा है? 37 में लिखा है कि जो भाग 4 है, डीपीएसपी है, वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। कोर्ट उसको लागू नहीं करवा सकता, न राज्य पर दबाव बना सकता है, न नागरिकों पर दबाव बना सकता है, और न ही दंडित कर सकता है। लेकिन मूल कर्तव्य के विषय में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये कहता है ये लाइन। खास करके जो श्री वेंकट चेलैया ने एक मामले में कहा था कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि इसको लागू करवाया जा सकता है या लागू नहीं करवाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति के मामले में ध्यान रखिएगा, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता है, इसके विषय में भारत का संविधान चुप है, मौन है। मतलब कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसी तरह से यहां भी संविधान मौन है, कुछ कुछ बोल ही नहीं रहा है कि फोर्सेबल है कि फोर्सेबल नहीं है। ऐसा कब किया जाता है? ऐसा तब किया जाता है जब उस समय लगता है बनाते समय कि संभावना छोड़ दी जाए कि जरूरत पड़ेगी तो इस मौन का फायदा उठा के लागू करवा भी सकते हैं, जरूरत नहीं लगेगा तो इस मौन का फायदा उठा के लागू नहीं भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कक्षा में कोई विद्यार्थी बैठा हुआ है और अध्यापक ने कोई प्रश्न पूछ लिया, उस विद्यार्थी ने कुछ नहीं बोला, इससे क्या साबित होता है कि विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छा है कि बहुत खराब है? क्या साबित होता है? कौन बताएंगे? कोई भी? प्रश्न समझ गए होंगे आप। यदि अध्यापक के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है और एक विद्यार्थी चुप रहता है, तो इससे क्या माना जाएगा कि उसको आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। कुछ नहीं पता चलेगा उसके विषय में कि आता है कि नहीं आता है। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं, तब तक जज करना क्या होगा? एक तरफा जज होगा, उसको जजमेंट नहीं कहते हैं। जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, कैसे पता करेंगे कि उसको आता है कि नहीं आता है? बात समझ लिया आपने? तो इसी तरह संविधान जहां चुप हो जाए, वहां ये कैसे पता करेंगे कि लागू करने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो यहां पर चुप है, पूरा मौन है। आगे चला जाए, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि आर्टिकल 51 क में जो वर्णित अधिकार हैं, फिलहाल जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक क्लू छोड़ दिया गया है कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि इनका पालन करवाना नागरिकों से या राज्य से अनिवार्य है, उस दिन इसको लागू करवाया जा सकता है, 51 क को। लेकिन 36 से 51 को कभी लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि वो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो जाएगा। वह राज्य की इच्छा पर डिपेंड है।
कुछ महत्वपूर्ण देखिए, जनता मानती है ये अच्छी बात है, लेकिन यदि जनता ना माने तो उस पर कोई मुकदमा नहीं कर सकते और उसको मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है। अलग बात है उससे जुड़ा हुआ कहीं एक लाइन है तो ठीक है, लेकिन यदि सिर्फ कोई इस पर केस करे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही कहीं पर, तो उस मामले में केस कैसे कर सकते हैं? आप 21 क के तहत केस कर सकते हैं कि मूल अधिकार का उल्लंघन किया है, ये मिलना चाहिए। लेकिन आप आर्टिकल 45 में या 11वें मूल कर्तव्य के बेसिस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है कोर्ट में। ये क्लियर हो गया? जैसे कोई पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति ने उस पर मुकदमा कर दिया कि ये व्यक्ति या फला पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो पर्यावरण की रक्षा करना स्वेच्छा में है, अभी उस पर केस नहीं हो सकता। ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई चूंकि सारी अच्छी बातें इसी में है, अब इससे जुड़ा हुआ किसी विभाग का कोई एक बात हो तो उस विभाग के आर्टिकल में जाके केस कर सकते हैं, मूल कर्तव्य बोल के केस नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ तथ्यों को देख लिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग 4 में मूल कर्तव्य है, 4 का 51 का में याद रहेगा। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को यूएसएसआर से लिया गया है, भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से लिया गया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 42वां संशोधन 76 के आधार पर 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, जबकि 86वें संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा वाला जुड़ा। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। यह विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है भारत में, यह केवल भारत के नागरिकों पर लागू है। और एक पॉइंट जो सबको याद रखना है, वर्मा समिति का वो पॉइंट कि 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए, इस बात को ध्यान रखना है, मनाया जाता है 3 जनवरी को। कुछ बातें लिख लेते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह देख लेंगे और पार्ट ए संविधान का आज समाप्त हो जाएगा, पार्ट बी अगले क्लास से शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, हेडिंग बना लिया है मौलिक कर्तव्य, शॉर्ट में लिख दीजिए भाग 4 क 51 क। भाग 4 क 51 क, इसको लिख दीजिए, भाग 4 क 51 क। ठीक है। स्रोत यूएसएसआर यानी भूतपूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 ब्रैकेट में 3 जनवरी। 42वां संविधान संशोधन 1976 ब्रैकेट में 3 जनवरी। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर, अनुशंसा के आधार पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट, मूलतः 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। मूलतः 10 थे, वर्तमान में 11 हैं।
11 हैं। ठीक है, ये है बेसिक बातें। अब हेडिंग में लिखिए 11 मूल कर्तव्य। हेडिंग में 11 मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, यह पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देता हूं अभी इसका। आप क्या करेंगे, यहां से लिख लेंगे पूरा, सेम कॉपी कर लेना है। ये कभी नहीं बदलता है, किसी भी किताब में देखेंगे, संविधान की मूल पुस्तक में देखेंगे, बराबर ही है। इसके लिए आप लगभग 1.5 पेज छोड़ दीजिए अपनी कॉपी में, ये कक्षा के बाद लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये पूरा सेट नोट कर लेंगे, टोटल सारी बातें, जितनी थियोरेटिकल बातें हैं सबको लिख लेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है। जो वर्मा का केस है उसको भी लिख लेंगे। उसके बाद ये सारी बातें लिख लेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। रीइंफोर्समेंट के बारे में जो बातें हैं इसको निश्चित तौर पर शॉर्ट में पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे, समझ सबने लिया होगा। क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटा सा चैप्टर है। लास्ट में लिख लेंगे अन्य बातें, अन्य बातें में इसको लिख लेंगे। ये 5 बातें हैं, पहले भी आपने पढ़ी हुई है। इसमें आ जाइए बहुविकल्पीय प्रश्नों में। 4-5 क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। कुल 6 प्रश्न है इसमें। पहले क्वेश्चन का जवाब कौन दे सकते हैं, फर्स्ट का? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। अच्छा, इसका उत्तर सी कितने कितने लोगों के हिसाब से सी होगा? अच्छा, बी भी हो सकता है, सी हो सकता है कि नहीं, पहले ये बताइए। यही होगा। आप सभी लोग अपने आंखों में चश्मों का नंबर बढ़ा लीजिए, ठीक है? आप में से कोई अधिकारी नहीं बन सकता है। यहां पर 6 से 14 वर्ष है कि अनंत में है, उसको देखिए पहले। कितनी उम्र के बच्चों को, 20 साल के बच्चों को, 30 साल के बच्चों को क्या होना चाहिए? होगा वो उत्तर? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये लिखा हुआ है उसमें कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होगी। कितने साल के बच्चों के लिए? 6 to 14। आई बात समझ में? सी कभी नहीं हो सकता है। तब तो ऐसा लिख देगा तो 25 साल का एक व्यक्ति कहेगा मैं बच्चा हूं, मेरे लिए मुफ्त कॉलेज की शिक्षा प्रदान करो। 30 साल का एक व्यक्ति आ खड़ा होगा लाइन में, वो कह देगा मैं भी बच्चा हूं, पढ़ रहा हूं, एडमिशन लो, फ्री मिलेगा उसको? नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे कोई सरकारी फॉर्म निकलता है, आप देखेंगे भले लिख देता है 18 से 30, 18 से 27, लेकिन एक बात जरूर मेंशन करता है कि किस तिथि से गणना की जाएगी। बात आ रही समझ में? 1 जुलाई से की जाएगी, 1 जनवरी से की जाएगी। ऐसा तो हो सकता है ना कि कह दे 18 साल, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो कि अरे इसी साल आपने भर्ती निकाली, इस साल जनवरी में 18 साल का था। एक बात सदैव ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट वेल डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, बच्चे 5-6 साल से कम के नहीं हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। बच्चे 14 साल से ज्यादा के नहीं हो सकते हैं क्या? 18 साल से पहले तक बच्चे हो सकते हैं। डिफाइंड ही नहीं है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया का डिफिनेशन बहुत जरूरी है, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य में 6 to 14 है। ये उत्तर गलती से भी टिक नहीं करना है, केवल बी हो सकता है इसका। ठीक है, बात आई समझ में? हम अक्सर परीक्षाओं में ऐसी गलती कर देते हैं कई बार। नेक्स्ट, और ये पूछा भी है बीपीएससी ने, सबसे गनीमत की बात यह है, यह पूछा भी है, इसको ध्यान रखना है, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट 42 नंबर, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 42nd संविधान संशोधन 76 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, कौन सा? तो मौलिक कर्तव्य, ये सही है, क्योंकि ऐड जब किया जाएगा तो कखा गघा के रूप में होगा,
एबीसीडी में होगा तो वो ठीक है, 51 कम ऐड किया गया। नेक्स्ट, तीसरा, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किसके माध्यम से? तो 42वें संशोधन के माध्यम से। चौथे का जवाब कौन दे सकते हैं? कब किया गया? 76 में। किस तारीख को किया गया? किस समिति? 3 जनवरी को। किस समिति ने किया? स्वर्ण सिंह समिति ने किया। ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? कौन बताएंगे? अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देंगे। दोबारा सुनिए। भारत की प्रभुता, एकता, ये होगा, ये होगा। अच्छा, सबसे पहले नंबर पर कौन है भारत में? सुनिए ध्यान से। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर? सुनिए ध्यान से। सबसे पहला है संविधान। संविधान 1 नंबर पर है देश को अखंड बनाने में। दूसरे नंबर पर कौन हो सकता है? दूसरे नंबर पर, शब्दों को ध्यान दीजिए, एकता, अखंडता, प्रभुता मूल अधिकार में भी नहीं है। दूसरे नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो संविधान के साथ साथ सबकी रक्षा कर रहा है। और तीसरे नंबर पर यदि इन शब्दों का उल्लेख कहीं है तो मूल कर्तव्य में है। बात आ रही है समझ में? 1 नंबर पर संविधान में है, सेकंड पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, और थर्ड पर है फंडामेंटल ड्यूटीज में। इसका उत्तर होगा तीसरे स्थान पर है। ठीक है। मूल अधिकार में कहीं पर एकता, अखंडता है कि नहीं है? नहीं है। प्रस्तावना में जरूर है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में जरूर है, लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, क्लियर है, तो संविधान मैंने पहले कह दिया है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वर्तमान में? 11 है। ठीक है। इससे इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे प्रश्नों में सावधान रहना है। जो पहला प्रश्न था, एक बार देखना है कि क्राइटेरिया कौन सा क्वेश्चन। देखिए, अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ पाए विष्णु जी, आप बताएंगे कि संविधान में सबसे पहले एकता, अखंडता, ठीक है, और प्रभुता, इन सब शब्दों की चर्चा कहां कहां पर है, ये बताइए। पहले तो ये याद होना चाहिए। कब जुड़ा, ये बताइए। ये पता ही नहीं है, वो तो प्रस्तावना में ऐड किया गया। ठीक है। मूल जो भावना है संविधान की, वहां भी इस बात की चर्चा है, राज्य में, संघ राज्य में, ध्यान रखिएगा, नहीं है 1 से 4 में। कोई भी प्रांत अपनी इच्छा से भारत से अलग नहीं हो सकता, यह अखंडता नहीं है, अखंडता ही है। उसी शब्द को एक शब्द का रूप, वन वर्ड का रूप दे दिया प्रस्तावना में, 42वें संशोधन में। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात संविधान के अंदर खुद निहित है। 42वें संविधान संशोधन में केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स में यही तो कहा गया कि ये जो 3 शब्द ऐड किए गए, ये तो संविधान पहले से कहता आया है। बस इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से इन शब्दों को शब्द का मूर्त रूप दे दिया गया। ये अमूर्त रूप से संविधान के आर्टिकल्स में पहले से विद्यमान है। तो यानी सबसे बड़ा जो रक्षक है इन शब्दों का, वो संविधान खुद है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लिखवा दिए थे, वो संविधान का संरक्षक है खुद, है कि नहीं है? संविधान की रक्षा खुद करता है। जब संविधान की रक्षा करेगा तो संविधान की बातों की भी रक्षा करेगा। और प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा है, तो प्रस्तावना और संविधान को एक मान लीजिए, यहां पर 1 नंबर पर आ गया। देश में संविधान सर्वोच्च भी है तो 1 नंबर पर रहेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और तीसरे नंबर पर मूल कर्तव्य में इन शब्दों की चर्चा है, जो आपने अभी देखा था मूल कर्तव्य में। तो ये 3 होंगे उत्तर। मूल अधिकार कभी नहीं हो सकता, असंभव है, उसमें कुछ है ही नहीं, और किसी पार्ट में चर्चा ही नहीं है। कहां, क्या उत्तर देंगे आप? तो यही उत्तर हो जाएगा इसका। क्लियर है? ठीक है। तो मैं समझता हूं कि पार्ट ए को आपने बखूबी समझ लिया होगा। थोड़ा सा उसको समय देकर याद कर लीजिए, क्योंकि एक बात नियत है कि तैयारी का महत्व होता है। लाइब्रेरियन की लाइब्रेरी में हजारों किताबें होती है,
लेकिन इस बात से यह स्पष्ट नहीं होता कि लाइब्रेरियन को हजारों किताबों का ज्ञान भी होगा। उसे यह पता है कि कौन सी किताब किस सीरियल नंबर में कहाँ पर रखी हुई है, किस रैक में रखी हुई है। ज्ञान होना एक अलग चीज है, तैयारी एक अलग चीज है। तो उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इतिहास को, संविधान की इन पोर्शंस को बार बार देखते रहिए। तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती है। तैयारी एक ऐसी चीज है कि यदि आप एक बार छोड़ देंगे तो 10 से 15 दिन में घटना शुरू हो जाता है, ठीक से घटने लगता है। और एक दो महीना छोड़ देंगे तो शुरुआत करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, कक्षा को आज यहीं समाप्त किया जाए। कल से जो क्लास होगी उसमें चलेगा संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी इस पार्लियामेंट को देखेंगे। संघ को पूरा पढ़ेंगे, पार्लियामेंट चलता कैसे है, मंत्रिमंडल कैसे चलता है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्या होता है, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, विपक्ष और पक्ष में क्या संबंध है। कौन बताएंगे कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से कहां पर अलग कर दिया गया है? 50 में। वेरी गुड। और 50 में, 50 में, 49 में नहीं, 50 में। 49 में तो है कि जो स्मारक हैं उसको राज्य संरक्षण प्रदान करेगा। ये है 49 में। 50 में, हाँ ठीक है, 50 ठीक है। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास करेगी। वेरी गुड। और कोई बताएंगे कि 39 क में क्या है? विधि सहायता। हाँ, फ्री विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का उल्लेख है। 40 किस तत्व में आता है? गांधीवादी तत्व में आएगा। ठीक है, गांधी जी से प्रभावित है। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक प्रबंधन की आजादी है। आर्टिकल 22 में क्या है? 22 में, वेरी गुड, निवारक और निरोध की दशा में संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध और दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। आपातकाल कितने हैं भारत में, किस किस आर्टिकल में है? 352, 56 और 60 में है। सिविल सेवा किस में है? ठीक है, 312 से 15 मान लीजिए। और 249 में क्या है? ठीक है, जब राज्य सूची की कोई वस्तु राष्ट्रीय महत्व की हो जाए तो केंद्र राज्य की सूची में आकर कानून बना सकता है। यह 249 में है। जो आर्टिकल 4 है, 4 में क्या है? और में क्या है? 2 और 3 के रिगार्डिंग संशोधन है। वेरी गुड। आर्टिकल 4 में है कि संसद आर्टिकल 2 और 3 में यथा स्थिति जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से संशोधन कर सकता है। पंजाब और हरियाणा कब राज्य बने? 1966 में। गोवा कब बना? 87 में। 1907। ठीक है। और सिक्किम सह राज्य कब बना और पूर्ण राज्य कब बना? कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें राज्य बना? 36 में बन गया था। ठीक है, इन सभी बातों पर नजर बनाए रखेंगे। किस व्यक्ति ने कहा था कि आर्टिकल 32 ही संविधान की आत्मा है? अंबेडकर ने। वैसे संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। और हृदयनाथ कुंजरू क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, कोई बताएंगे कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट में दो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी? और नेहरू के विचार क्या थे, सब पढ़ाए थे? वेरी गुड।
एक हुआ। दूसरा, वेरी गुड। दूसरा, प्रतिशतता की बात भी कही गई थी, ठीक है। प्रतिशतता को जरूर देख लीजिएगा। वो प्रतिशतता हर एक पॉइंट में, जैसे स्टेट में, जिला में के बंटवारे में, अंचल के बंटवारे में, सब में लागू होगी। आज मैं कक्षा को यहीं समाप्त कर देता हूँ। कल से हम पार्ट बी को देखेंगे, और पार्ट बी मुझे लगता है कि जल्द ही खत्म हो जाएगा, यानी 10 क्लासेस, 10-12 क्लासेस काफी होंगे, उसमें समाप्त हो जाना चाहिए। पार्ट बी में संघ राज्य जब खत्म हो गया, तो उसके बाद आयोग की कक्षा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे कैग का पद पढ़ते हैं, योजना आयोग और नीति आयोग को पढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद को देखते हैं, कुछ कुछ आयोग हैं, 4-4, 5-5 बातें सब में है। पीपीटीएस के माध्यम से बहुत जल्दी पढ़ा देंगे उसको। उसके बाद फिर देखेंगे कोई और विषय शुरू करना है बीच में, तो संविधान समाप्ति पर ही समाप्त ही कर लीजिए, फिर आरंभ कीजिएगा। शुभ रात्रि।